नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। क्लास चालू हो गया होगा। तो आज मैं कहना चाहूँगा कि आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 देख रहे हैं, यानी कि सॉल्यूशन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हेलो, आपको पता है कि ये चैप्टर 2 का फर्स्ट क्लास है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज मिलेगी कि सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन क्या है। आप एक बात ध्यान रखना बेटा, सारे बच्चों को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम केमिस्ट्री को सीखने आए हैं, समझने आए हैं और उस पे कुछ काम करने आए हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आए हुए हैं कि मजा आ गया मजा नहीं आया। मजा का मतलब होता है यहाँ पे कि आप सीखे कि नहीं सीखे। ठीक है, तो आप किसी दिन क्लास ये 1 घंटे की होगी, किसी दिन ये क्लास 1.5 घंटे की भी हो सकती है, किसी दिन ये 2 घंटे की भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि अगर 1 घंटे का ही रुकेंगे सर, ज्यादा नहीं कर पाएंगे, तो उस दिन थोड़ा ध्यान रखिएगा। जिस दिन क्लास थोड़ी लंबी जा रही होगी उस दिन अगर कहीं आपको जाना हो तो आप उस जगह पर आप स्टॉप कर लें। बाद में जब कहीं से आना होगा तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देख लेते हैं आज की क्लास कितने मिनट की होगी। और सारे बच्चे आज घर में ही हैं तो कहीं जाने वाली बात ही नहीं होगी। सो देखें आज कुछ बातें जो काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात है कि विलयन क्या है, ये एक बातें होंगी। तो मैं यहां पर विलयन के लिए एक शब्द यूज करूंगा, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिसको कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर, इस शब्द पे ध्यान देना। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को अगर हम मिक्स कर दें तो मिक्सचर कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो आपस में रासायनिक क्रिया नहीं करती हों, केमिकल रिएक्शन नहीं करते हों, उनको मिक्स कर दें तो क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाता है। लेकिन यदि उनको मिक्स करने पर वो होमोजेनस हो जाए, समांगी हो जाए, समांगी का मतलब आप लोग समझते होंगे, समांगी हो जाए तो वह विलयन कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। एग्जाम्पल पे देख लें, हम शक्कर को पानी में घोलते हैं तो एक मिक्सचर बनता है। इस मिक्सचर में से, यानी इस तरह के जो मिक्सचर बना, इस मिक्सचर के किसी भी बूंद को अगर आप चखते हो या किसी भी बूंद को का अगर एनालिसिस करते हो तो पानी और शक्कर दोनों का परसेंटेज हमें हर बूंद में बराबर मिलता है, तब इसे हम समांगी मिश्रण कहेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ रही होगी जी। चलिए, तो आप अपने अपने बुक से भी कुछ चीजें स्टडी करेंगे। यहां पर हम आपके लिए बता रहे हैं कि हम आज जो मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं वो सामान्य परिचय है, परिभाषा है, विलायक और विलेय है, विलयनों के प्रकार है और तो ये यहां पर हम ये चीज पढ़ने वाले हैं। क्या क्या चीज? डेफिनेशन सॉल्यूशन का, और ये डेफिनेशन इन सब के लिए भी है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। जैसा कि हमने आपको कहा था कि सामान्य परिचय यानी कि इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण, यहां पर शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होगा? या तो वो कंपाउंड होगा या फिर वो एलिमेंट होगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थ जिनके समांगी मिश्रण बनते, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। बस इतना ही पकड़ना है और इतना ही जानते हैं। लिखा हुआ है, a homogeneous mixture of 2 or more pure substances is called a solution। तो सॉल्यूशन क्या है ये क्लियर हो जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल दिया गया है यहां पर, जैसे हमारे पास है पीतल। पीतल को क्या कहते हैं आप लोग? ब्रास। ब्रास भी एक प्रकार का सॉल्यूशन है। ब्रास, क्या बोला मैंने? ब्रास यानी पीतल। ये किस चीज का सॉल्यूशन है? जिंक और निकल का यह एक मिश्र धातु है, एलॉय है। एलॉय या मिश्र धातु भी क्या कहलाता है? एक प्रकार का सॉल्यूशन कहलाता है। यह सॉलिड सॉल्यूशन कहलाता है, ठोस
विलयन कहलाता है। इसी तरह से कुछ और है, जर्मन सिल्वर, जिसमें कॉपर जिंक निकल मिश्रण, ये निकल का मिश्रण होता है, कांसा तांबा ये सब भी होते हैं। और साथ में इनके सबसे बेहतर एग्जाम्पल में अगर आप जाएं तो क्या बोला मैंने यहां पर देखिए, वाटर प्लस सॉल्ट, इन दोनों का जो मिश्रण है एक प्रकार का विलयन है। इसी तरह से सेकंड आप देखें तो सॉल्यूशन के रूप में ही रहता है एयर। एयर में क्या चीज है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कुछ दूसरी गैसें हैं, समांगता रहती है तब तक वो सॉल्यूशन है। और जब ये असमांग हो जाती है यानी हेट्रोजेनस हो जाती है तो सिर्फ उसमें मिक्सचर कहेंगे। तो सारे मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, पर सारे सॉल्यूशन मिक्सचर जरूर है। चलिए आगे चलते हैं, बात समझ में आ रही होगी। बातों को समझते जाना है बेटा, मजेदार दिमाग में डालते जाना है। यहां पर मैंने पेड कोर्स लेने के लिए क्यों कहा, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि यहां पर हम धीरज से हर बातों को सीखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, कदम स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हैं। यहाँ पे कोई हड़बड़ी नहीं और यहाँ पर कोई एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, इसलिए आप मेरे क्लास में आए हो। चलो यहां पर देखें डेफिनेशन। तो अभी वो डेफिनेशन देखे थे, अब दोबारा क्यों डेफिनेशन देख रहे हैं, क्योंकि देखें कुछ बातें और कह सकते हैं यहां पे। विलयन दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के आपस में क्रिया न करने वाले पदार्थों के समांगी मिश्रण होता है। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ जो आपस में क्या ना करता हो। यहां से नोट कर लूं सर, ओके, आप सबको नोट करना ही है, नोट करना है। अगर आपको टाइम ना मिले तो आप बाद में एक बार वीडियो ओपन करके भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप नोट करें, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में नोट जरूर करें, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तो आपको फिर पता कैसे चलेगा कि आप क्लासरूम में हो। मैं पूरी फीलिंग दूंगा कि आप क्लासरूम में हो। अभी बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, सारे बच्चे जो है अभी अब घर में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनको भी हम ऑनलाइन दे दिए हैं। रीजन क्या है कि वो बच्चे जो ऑफलाइन है, जो हमारे यहाँ आते हैं, वो अब कोरोना वायरस की वजह से उनको अभी आने के लिए अनुमति नहीं मिल रही है और नहीं देंगे हम अनुमति, अभी उनको घर में बैठ के पढ़ाई करना है। सो आप देखिए ये करें, जिसका संगठन कुछ सीमाओं तक परिवर्तित किया जा सकता है। यहां पर बोला गया है, दो तीन शब्द पे ध्यान दें, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। और साथ में एक लाइन लिखा गया है कि जो कि आपस में क्रिया नहीं करते, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ जो आपस में क्रिया नहीं करते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं, एक्शन नहीं करते हैं, उनके समांगी मिश्रण को विलयन कहेंगे। और साथ में उनके संगठन को थोड़ी बहुत परिवर्तित की जा सकती है, उनकी कंपोजिशन को थोड़ी बहुत परिवर्तित की जा सकती है, जबकि ना भी किया जाए, ना भी हो तो भी वो सॉल्यूशन है, या थोड़ा परिवर्तित हो जाए तो भी सॉल्यूशन। यहां पर एक फिगर पे आप ध्यान दीजिएगा कि मैं पानी पे शक्कर घोल रहा हूं, पानी में क्या मिला रहा हूं, शक्कर मिला रहा हूं। तो कुछ समय बाद उनको अच्छे से शेक करने के बाद वो कैसा हो जाता है, देखो यहां पर ये शक्कर नीचे पड़ी हुई है, आप देख रहे हो, और पानी है। जब ये मिक्स हो जाता है तो फिर एक नया रूप धारण कर लेता है और हर बूंद एक जैसी हो जाती है, इसीलिए इसको समांगी मिश्रण कहा गया, विलयन कहा गया। चलिए क्लियर हो गई बातें। यहां पर और एक दो शब्द का उपयोग निर्माण हो रहा है, वो है एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। यहां पर पानी को सॉल्वेंट कहा गया और शुगर को सॉल्यूट कहा गया। सॉल्वेंट यानी इसको हम कहते हैं विलायक और इसे हम कहेंगे विलेय। शक्कर को क्या कहेंगे, विलेय। पर विलेय और विलायक क्या है, इनको हम स्पेशली समझें। देखिए भाई, यहां पर देखो लिखा है, विलयन बनाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, घटक या अवयव कहते हैं। कंपोनेंट कहा जाता है, घटक कहा जाता है, कंपोनेंट कहा जाता है। विलयन बनाने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, घटक कहते हैं या कंपोनेंट कहते हैं। जैसे अभी मैंने शक्कर और पानी का मिश्रण बनाया, सॉल्यूशन बनाया, तो पानी और शक्कर हमारे लिए एक कंपोनेंट है, घटक है। क्लियर हो गई। अब यहां पर इस आधार पर हमारे पास इस बात पे ध्यान देंगे कि अगर दो पदार्थों
के मेल से अगर कोई कंपाउंड सॉल्यूशन बनता है तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। 3 पदार्थों के मिलने से बनता है कोई सॉल्यूशन तो ट्राइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, और 4 पदार्थों से मिलकर बनता है तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, कौन सा सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं स्पेशली। तो लिखा हुआ है विलयन बनाने वाले इन घटकों की संख्या के आधार पर विलयन को कैसे बांटा गया है, बाइनरी, ट्राइनरी और चतुष्फलकी, इस तरह से। तो यहां पर बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा, 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण। ट्राइनरी सॉल्यूशन क्या होगा, 3 पदार्थों के समांगी मिश्रण। तो हमारे पास ये बात, एक शब्द आते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी यानी कि द्विअंगी विलयन। ठीक है, आगे चलें, शब्दों पे ध्यान देंगे। मैंने कहा अगर आप जल्दी से नोट नहीं कर पाएंगे तो सर बाद में नोट करता हूं। यस, वेरी गुड नितेश चौधरी, बिल्कुल सही है बेटा। चलिए अब शब्द आ रहे हैं विलेय और विलायक। पहले आप अच्छे से समझ लो, सीख लो, बाद में आप रोक रोक के आप, और जब आप नोट करोगे ना बेटा वीडियो से तो ज्यादा बेहतर आपके नोट्स बनेंगे। न कि मैं अगर आपको लिखा लिखा जो नोट्स देता हूं उसको आप कॉपी करने बैठ जाते हो और या फिर उसको फिर रख देते हो, बाद में यार साल में यार कभी भी पढ़ लेंगे, तो वो थोड़ी तकलीफ होती है, उसमें आप सीख नहीं पाते हो। फिलहाल आपको मैं मजेदार बात बताता हूं, इस पे ध्यान दीजिएगा। वो है विलायक और विलेय, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट। विलायक इंग्लिश में सॉल्वेंट, विलेय इंग्लिश में सॉल्यूट। अब कंपोनेंट के बारे में तो जानकारी हो गई कि जिन पदार्थों से विलयन बनता है उन पदार्थों को हम कंपोनेंट कहते हैं, घटक कहते हैं। अब सवाल होता है, उन घटकों में एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। जब हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, द्विअंगी विलयन की बात करते हैं, तो एक को विलायक और एक को विलेय कहते हैं। अब बात हुई किसे विलायक और किसे विलेय कहा जाए। सो यहां पर देखिए, जो पदार्थ अधिक मात्रा में है उसे विलायक कहेंगे। विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। प्रेजेंट इन एक्सेस क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। वे विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है, बिल्कुल सिंपल, जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। तो विलायक को हम ए से डिनोट करेंगे। क्या बोला मैंने, विलायक को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से प्रदर्शित करेंगे। कभी भी ए लिखा जाएगा तो समझ जाना कि वो विलायक है। दूसरी बात, विलेय। विलेय क्या है, जिसकी मात्रा कम हो, विलयन के वे घटक जिसकी मात्रा कम हो विलेय कहलाता है। अल्प मात्रा में है, ठीक है, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में है, उस कंपोनेंट को हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। तो विलेय और विलायक आपको क्लियर हो गया है, और उसको क्या संकेत देते हैं वो क्लियर है। संकेतों का बहुत बड़ा महत्व है। न्यूटन सर कह रहे हैं सर चीनी पानी लो, पानी तो क्रिया करके शरबत बना लेता है। क्रिया करने का मतलब होता है रिएक्शन करना। वहां पर पानी पानी रहती है और शक्कर शक्कर रहता है, वो मिक्स होता है, ना कि वो रिएक्शन करती है। रिएक्शन क्या होता है, सोडियम को पानी में डालोगे तो वो सोडियम जो है पानी से रिएक्शन करती है, यहां पर मिक्स नहीं होती है, सॉल्यूशन नहीं बनता है। सोडियम बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिक्स हो जाती है, नई चीज बन गई। वहां पर विलयन में NaOH रह जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा और NaOH का विलयन बन जाएगा। जो NaOH बनेगा पानी के साथ मिलकर के। तो यहां पर आपने जो क्वेश्चन किया है कि चीनी C12H22O11 प्लस वाटर, ये मिक्स होता है। चीनी को ऐसे भी सूखा भी चखोगे तो भी मीठी लगती है, और विलयन बना करके भी चखोगे तो मीठी लगती है। और पानी स्वादहीन होता है, वो स्वादहीन रहता है, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती, कोई क्रिया नहीं होती है। न्यूटन सर, हाँ साइंटिस्ट जी, तो थोड़ा ध्यान समझेंगे बातों को। चलिए आगे चलते हैं।
बात समझ में आ गया? विलेय और विलायक क्या है, क्लियर? एक एक शब्दों पे ध्यान देते जाना है, एक एक वर्ड्स एक जगह पे जहां पर आपका दिमाग हटा कि आगे की बात कटा। समझ रहे हैं? चलो अब चलते हैं विलयनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयनों के प्रकार, विलयन को हम अब क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन देंगे, वर्गीकृत करेंगे। तो चलो सबसे पहली बात है कि विलयन को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। विलयन के घटक यानी कंपोनेंट ठोस, द्रव, गैस हो सकते हैं और इन्हीं अवस्थाओं के आधार पर हम विलयन को क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। तो अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो विलयन के विलायक जो हैं वो कौन सा है, ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है कि गैस अवस्था में है, इसके आधार पर हम विलयन को हम तीन प्रकारों में बांटते हैं। गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन जिसको कह सकते हैं फ्लूइड सॉल्यूशन, और ठोस सॉल्यूशन को कहेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन, गैसियस सॉल्यूशन, फ्लूइड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। तो तीन प्रकार के हमारे पास सॉल्यूशन होगा। विलायक यदि गैस है तो गैसीय विलयन, विलायक यदि द्रव है तो द्रवीय विलयन, और विलायक यदि ठोस है तो ठोस विलयन। आपको यहीं पर बता दूं तो इस आधार पर होगा गैस, गैस के साथ सॉल्यूशन, गैस लिक्विड के साथ सॉल्यूशन, और गैस प्लस सॉलिड के साथ सॉल्यूशन। इसी तरह से लिक्विड प्लस गैस, लिक्विड प्लस लिक्विड, और लिक्विड प्लस सॉलिड सॉल्यूशन। इसी तरह से देखें, सॉलिड प्लस गैस, सॉलिड प्लस लिक्विड, और सॉलिड प्लस सॉलिड सॉल्यूशन। यहां पर ध्यान दें, जो जो यहां पर लिखा है इसका क्या मतलब है। पहले जो लिखा हुआ है वो हमने A प्लस बी लिखा है, समझो। A क्या चीज है, सॉल्वेंट है, विलायक है, और B जो है वे विलेय है। BNA विलेय विलायक में घुला है, गैस गैस में घुला है, लिक्विड गैस में घुला है हुआ है, सॉलिड गैस में घुला हुआ है। गैस लिक्विड में घुला है, लिक्विड लिक्विड में घुला हुआ है, सॉलिड लिक्विड में घुला है। गैस सॉलिड में घुला है, लिक्विड सॉलिड में घुला हुआ है, सॉलिड सॉलिड में घुला हुआ है। इस प्रकार से टोटल जो है 9 टाइप का, 9 प्रकार का सॉल्यूशन होता है अवस्था के आधार पर। इनकी डिटेल्स देखेंगे तो इनको सर गैस के साथ चीनी को मिलाएंगे तो क्या होगा, अब इसके बारे में बात करूंगा, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। गैस के साथ चीनी को मिलाएंगे, जो जिनके साथ घुल सकता है बेटा उन्हीं के साथ सॉल्यूशन बनेगा। समझ रहे हैं? जिनके साथ हो सकता है, उटपटांग चीजों से नहीं, किसी में कुछ नहीं कर सकते। जो कुदरत करती है वो आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं वो कुदरत करेगी, कोई गारंटी नहीं है। कुदरत के नियमों के आधार पर ही हम उसके साथ लड़ सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, उनको उपयोग कर सकते हैं। कुदरत से लड़ाई कभी नहीं की जा सकती, यानी प्रकृति जो करती है वही काम हम करते हैं। ऐसा नहीं कि मोबाइल चलती सर हमने बनाया, नहीं साहब, न मोबाइल के चलने को, न दवाइयों के बनने को, न दवाइयों का हमारे शरीर के असर को, और न हमें वायरस से लड़ने की असर को, हर चीज को कुदरत के नियमों के आधार पे हमें लड़ना पड़ता है। कुदरत जो करती है उसी के बेस पर हम काम करते हैं। इसलिए आपकी कुदरती बातें क्या होगी उन्हें आप ढूंढना पड़ता है। इसीलिए तो खोज कहते हैं, रिसर्च कहते हैं, हाँ डिस्कवरी कहते हैं। तो वही सब होते रहती है कि कुदरत कैसे बिहेव करती है, उस पदार्थ की कुदरती नेचर क्या है। चलिए अब यहां पर देखें, यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड, लिक्विड सॉलिड एंड गैस सॉलिड,
तीनों का एक फिगर जैसे हमने दे दिए हैं कि सॉलिड सॉलिड के साथ या सॉलिड लिक्विड के साथ, इस तरह से जो भी होगा। तो यहां पर हमने सॉलिड क्या बोलते हैं, जैसे हमारे पास ये है ठोस विलयन, मतलब वो हमेशा कैसा होगा, सॉलिड होगा। द्रव्य विलयन कैसा होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा। और गैसीय सॉल्यूशन कैसा होगा, गैसेस फॉर्म में होगा, क्योंकि अधिक मात्रा विलायक है और विलायक जिस रूप में रहेगा, विलायक जिस स्टेट में होगा यानी अवस्था में होगा, वही उसके सॉल्यूशन का अवस्था होगा। तो चलें आगे। यहां पर आपके साथ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल को आप देखें और समझें और इन्हें नोट कर लें। मैं इसका हिंदी भी लिख रहा था, पर सोचा कि दो बार, एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश करने में बहुत टाइम ले रहा था, सो मैंने इनको इसी रूप में लिखा है। सो देखें, आप समझें। इसमें सबसे पहले गैसियस सॉल्यूशन में देखें कि इसमें क्या होगा। गैसियस सॉल्यूशन में कि भाई गैस, लिक्विड और सॉल्यूट, यानी कि क्या बोलते हैं, सॉलिड। यहां पर तीन फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो देखें क्या क्या चीज है। मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैस इन गैस, वाटर वेपर इन एयर, एयर में वाटर वेपर है, एयर, यहां पर एयर हो गया गैस और वाटर हो गया लिक्विड। तो ये गैस में लिक्विड है, गैस में लिक्विड है, ठीक है। और क्या लिखा है, कैम्फर सॉल्यूशन इन नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस में कैम्फर वेपर, यहां पर या आयोडीन, आयोडीन सॉलिड है। तो देखो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऊपर पे देखें कि गैस में सॉलिड घुला है, ठीक है, ये सॉलिड कर दीजिएगा ना। तो क्या होता है, गैस के साथ क्या घुला हुआ है, गैस है, गैस के साथ क्या घुला हुआ है, लिक्विड है, गैस के साथ क्या घुला हुआ है, सॉलिड है। तो यहां पर आप देखो, ये सब सॉलिड शब्द है ना, थोड़ा ध्यान रखना। चलिए, मैंने क्या क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। गैस में गैस, गैस में लिक्विड, गैस में सॉलिड घुला हुआ है। तब यहां पर लिखा हुआ है मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैस का मिश्रण जो है, इस तरह के एग्जाम्पल हुए। दूसरा बढ़िया सा इसको कह सकते हैं एयर, एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण होता है, और भी दूसरी चीजें हो सकती है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। तो ये एग्जाम्पल्स क्यों आपके सामने रखा जा रहा है, इन एग्जाम्पल्स पे ध्यान दीजिएगा। दूसरा, वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर, वाष्प, जल का वाष्प, वो एयर में है, हवा में जल का वाष्प है, हवा है गैस और वाटर है लिक्विड। तो इस तरह से सबको समझता है, एक एक एग्जांपल लेके। इसी तरह से यहां पर कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर कहते हैं ना, कपूर, कपूर, कपूर जो है वो हवा में है, कपूर का जो वाष्प है हवा में आ जाता है। कपूर एक सॉलिड है जिसमें कंबशन पाई जाती, जिसमें सब्लिमेशन पाई जाती। सब्लिमेशन मतलब होता है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातित हो जाती, यानी वो ठोस जो है गैस के रूप में परिवर्तित हो जाती है डायरेक्ट, और वो वातावरण में फैल जाता है। चलिए, इसी तरह से हमारे पास आयोडीन की बात बताई गई है। आयोडीन भी एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सब्लिमेशन पाई जाती है, यानी ऊर्ध्वपातन पाई जाती है। तो वो वातावरण में ऊर्ध्वपातित हो जाती, तो गैस के साथ वो मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। तो इस तरह का एक एग्जाम्पल होगा। वेपर क्या है, वेपर यानी कि वाष्प, वाष्प, वेपर मतलब होता है वाष्प, गैसीय अवस्था होती है इसकी। हम किसे वेपर कहेंगे, किसे गैस कहेंगे, क्लास 7th में आप पढ़े थे इसको। मुझे क्लास 7th की वो दिन याद है जब टीचर ने कहा था कि बेटा गैस और वाष्प में क्या अंतर है। वो मेरे दिमाग में बैठ गया, क्योंकि मैं हर चीज को जो गैसियस अवस्था में होती है उसको गैस कहता हूं, पर ये वाष्प कहते थे कभी पानी को। तो मैंने पूछा तो नहीं, पर उन्होंने खुद ही बताया कि पानी का जो है, जब वातावरण में गैसीय अवस्था में हो तो उसे हम गैस नहीं कहते हैं, वाष्प कहते हैं। रीजन क्या है जरा समझेंगे। नाइट्रोजन गैस है, लेकिन
भाप जो है, वाटर जब गैस अवस्था में होता है तब हम इसे वाष्प कहेंगे, वेपर कहेंगे। क्या मतलब है जरा समझेंगे। हमारा टेम्परेचर, हम लोग किस टेम्परेचर में रहते हैं? नॉर्मली हम रहते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, 26, 27 यानी 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर में हम सरवाइव करते हैं। और इस तापमान पर ये क्या होता है? लिक्विड होता है। हमारे टेम्परेचर पर यानी हमारे वातावरणीय तापमान पर जो पदार्थ ठोस या गैस होती है, मैं ठीक से समझा रहा हूं, ध्यान समझेंगे। हमारे तापमान पर, जिस तापमान हम रहते हैं, हमारे सामान्य तापमान पर जो पदार्थ ठोस या द्रव होती है वह यदि गैसीय अवस्था में है तो उसे वाष्प कहा जाएगा। वे पदार्थ जो सामान्य तापमान पर ठोस या द्रव होता है, यदि वह गैस अवस्था में है तो उसे वाष्प कहा जाएगा। लेकिन सामान्य तापमान पर जो पदार्थ क्या हो? गैस होता है, उसे हम गैस कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा सरल रूप में ले लेता हूं आपके लिए, और सरल रूप में ले लेता हूं। इसका मतलब यह हुआ जिनका क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट हमारे सामान्य ताप से कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट, बेटा बॉइलिंग पॉइंट, मैंने बोला बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक सामान्य ताप से कम होता है। सामान्य ताप को 25 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं, ठीक है। चलो समझेंगे इस बात को। सामान्य ताप पर क्वथनांक, जिस पदार्थ का क्वथनांक सामान्य ताप से नीचे होता है, यहां पे एक और बात कही गई है, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे तो ज्यादा बेहतर है, तो मैं यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस को कॉमन एक टेम्परेचर लेके चलता हूं। 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर जो पदार्थ क्या होता है? लिक्विड होता है। या 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जो पदार्थ गैस होती है। सिंपल अगर नंबर दे दें तो, और नहीं पे नंबर नहीं देंगे तो भी चलेगा। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे वाले ताप पर वे पदार्थ जिनका क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है उन्हें हम सामान्य ताप पर गैस कहेंगे। क्लियर हो गया? लेकिन ऐसी परिभाषा नहीं दी गई है। मूल परिभाषा यह है कि सामान्य तापमान पर जो पदार्थ द्रव होता है वो पदार्थ यदि गैस अवस्था में है तो उसे वाष्प कहेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे ताप से नीचे है तो वो क्या होगा? वो गैस है। और बॉइलिंग पॉइंट हमारे ताप से ऊपर होता है और उसे हम गैस के फॉर्म में लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा? लिक्विड। किसी को क्लियर हो गई जी? अब उन्होंने कहा डिफरेंस बताओ। ओके, डिफरेंस क्या है? मुझे नाइट्रोजन का तो याद नहीं है कि कितना है बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बहुत नीचे है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे, यानी माइनस में इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो हम किस टेम्परेचर पर रहते हैं? नॉर्मली 0 या 0 से काफी ऊपर डिग्री सेल्सियस पर रहते हैं। तो इस तापमान पर ये गैसीय अवस्था में नेचुरल रहता है। तो ये क्या चीज है? ये गैस है। लेकिन पानी जो है, वाटर जो है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। एक मिनट बैक कर लेता हूं। आप जानते हो क्या क्या चीज है? वाटर है, आयोडीन है, या अल्कोहल है C2H5OH। ये सब क्या होता है? इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका काफी ऊपर होता है, मुझे क्लियर याद नहीं है, पर इसका 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये क्या हुआ? हमारे तापमान से इसका क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट जो होता है काफी ऊपर होता है। ये इसे अगर वाष्प अवस्था में, गैसीय अवस्था में रखोगे तो ये कहलाएगा क्या चीज? ये कहलाएगा वाष्प। ठीक है, अब क्लियर हो गई? ये सब पे नहीं फंसना है,
जरूरत की चीज है। अब यहां पर यार आपको मैं कहूंगा इसको आप नोट कर लेना, यहां पर टाइम नहीं बर्बाद करेंगे एक एक एग्जाम्पल को लेकर के, क्योंकि ये चीजें सिर्फ लिस्ट है जो आपको बताया। मेरा काम था कि आपको बता दूं ये 9 टाइप का होता है और उसके एग्जाम्पल्स यहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। तो यहां पर ये सॉल्यूट लिखा है, इसको सॉलिड लिख लीजिएगा सब जगह पे, ये सॉलिड है। चलिए हो गया, बात क्लियर हो गई। तो कहेंगे लिक्विड, सॉलिड और गैस के बीच में अवस्था के आधार पर हम सॉल्यूशन को हम 9 प्रकारों में बांटते हैं। ठीक है, गेबर हसन कह रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहे भैया, कैसे बच्चे हो आप? वह तापमान जिस हम बोलते हैं वह पदार्थ जो हमारे तापमान पर सॉलिड या लिक्विड होता है, उसे हम अगर वो गैसीय अवस्था में हो तो वो गैसीय अवस्था को वाष्प कहेंगे। इतना क्लियर नहीं हुआ? बहुत खतरनाक स्थिति में हो आप। और दूसरी बात, हमारे तापमान पर जो पदार्थ गैस होता है, गैसीय अवस्था में होता है, उसे सिर्फ गैस कहेंगे। अब क्लियर हो गई? क्लास 8वीं में पढ़े हो? 7वीं में। चलिए अब चलते हैं यहां पे। हाँ जी, विलयन में विलेय की मात्रा के आधार पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन किसको कैसे आधार देंगे? तो आपने पढ़ा होगा कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन यानी कि सांद्र विलयन, तनु विलयन और अति तनु विलयन, संतृप्त विलयन, ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। सिंपल सा ये एक यहां पर ऐसा मेथड नहीं है कि जिसके आधार पर नंबर देंगे कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन को या डाइल्यूट सॉल्यूशन को या सैचुरेटेड सॉल्यूशन को। तो यहां पर समझें कि क्या होगा। सांद्र विलयन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, वे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा अधिक से अधिक घुला हो उसे हम कहते हैं सांद्र विलयन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब चलते हैं जी। एसपी अग्निहोत्री ने कहा है, क्या अग्रहारी ने कहा है कि सर कमेंट्स को हाइड कर दिया करें। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ज्यादा होगा तो कमेंट्स को हाइड कर देंगे, खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे यदि आप डिस्टर्ब करेंगे तो, क्योंकि क्लास जो होता है सही वे में जाना चाहिए, वे चेंज नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, आज हमारा टॉपिक है, अगर हमारी बातें आपको समझ में नहीं आएगी तो आप समझ लीजिएगा कि आप किस पोजीशन से आप आए हैं, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं वो टॉपिक को क्लियर करने की। ओके, सांद्र विलयन, आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा कि सिंपल सी बात कहें। यहां पर एक चीज देखिए आप, कि मैंने एक फिगर लाइट क्या बोलते पिक्चर बना के दिए हैं। कोई एक रंग को पानी में मिलाया गया, बहुत थोड़ी सी मात्रा मिलाया गया, बहुत अधिक मात्रा में मिलाया गया, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मिलाते गए तो उसके कलर कैसा हुआ? डार्क होने लगा। ये क्या दिखा रहा है कि डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है, यानी कि तनु से वो क्या हो रहा है? सांद्र हो रहा है। मतलब ये हुआ कि वे विलयन जिसमें विलेय कम मात्रा में घुला हो तनु विलयन कहलाता है, थोड़े अधिक मात्रा में घुला हो सांद्र विलयन कहलाता है, थोड़े ज्यादा विलयन घुला हो तो अति सांद्र विलयन कहलाता है, बहुत अधिक विलयन घुला हो तो संतृप्त विलयन कहलाता है, और उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं घोला जा सकता है तो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। तो ये सिर्फ एक अनुमानिक रूप में बना हुआ है, मतलब इसको हम कोई नंबर नहीं दे सकते हैं, समझ रहे हैं? तो अब चलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन ये क्या होगा? वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम घुला हो तो इसे हम कहेंगे तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन। बस यहां पर नंबर नहीं दे सकते आप, ध्यान रखिएगा। चलो ठीक है, अब निश्चिंत रहो, आपका कमेंट नहीं बंद किया जाएगा, बस पढ़ाई करेंगे। डिस्टर्ब होगा उस टॉपिक पे नहीं बात करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक आपको भटका सकता है और भटकने वाले बच्चे नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए, बात समझ में नहीं आएगी तब बोलिएगा। बात समझ में आ रही है ना? आज की क्लास क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस नो में जवाब दे दो। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बिंदु, ये सारी बातें हम कभी भी
YouTube वाले वीडियोस में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो चीजें सिर्फ वो चीजें पढ़ाई जाती है जो ज्यादा जरूरी होता है, सुपर। लेकिन वो बातें जो आपके एग्जाम्स के लिए, आपके ग्रो के लिए जरूरी है, आपके फ्यूचर के लिए जरूरी है, वो सब हम पेड कोर्स में ही पॉसिबल हो पाता है जो आप करा रहे हैं अभी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं, एक शब्द और आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। सिंपल सा एक बात बोल दूं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। ये देखो, मैंने कुछ यहां पर कुछ क्या लिया है, टेस्ट ट्यूब में कुछ क्रिस्टल डाल रहा हूं, नमक या शक्कर जो भी डाल रहा हूं। तो देखो, पानी में मैंने डाला क्या चीज, शक्कर, वो घुल गया। थोड़ा और डाला, वो भी घुलती ही जा रही है। लेकिन जब मैंने इतना डाला कि वो घुलना बंद हो गया, समझोगे इसको इस तरह से, एक आपने ग्लास लिया और उसमें पानी लिए और पानी में आप नमक डाल रहे हो, सॉल्ट डाल रहे हो। इसमें डालते गए, घोलते गए, अच्छे से घोलते गए, घोलते गए, घोलते गए, घोलते गए। अब देखोगे कि और भी आप क्या सॉल्ट डालना शुरू करते हो, लेकिन वो सॉल्ट नीचे अब बैठने लगती है। अब नया डाले जाने वाले सॉल्ट उसमें घुलता ही नहीं है। तो ये जो सॉल्यूशन बना है इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। एक और मजेदार बात है, इसको गर्म करोगे तो थोड़ा ज्यादा और घुल जाएगा। इसको गर्म करोगे तो थोड़ा ज्यादा सॉल्ट घुल जाएगा, लेकिन उस गर्म करने के बाद जब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वो सॉल्ट घुल गया है और उसे ठंडा कर दोगे तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो उस ठंडे विलयन में एक्सेस में घुला हुआ सॉल्ट होगा। मतलब यह कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसलिए लिखा गया वह विलयन किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, संतृप्त विलयन कहलाता है। और संतृप्त विलयन इसमें और लिखा गया है विलेय तथा विलायक के बीच साम्य होता है। और इस स्थिति में जो सॉल्ट है और वो जो सॉल्यूशन, उनके बीच में एक तरह का क्या बन जाता है, एक साम्य स्थापित हो जाती है, इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाती है। मतलब ये हुआ वे विलयन जिसमें विलेय की अत्यधिक मात्रा घुली हो, जिसमें और अधिक मात्रा में विलेय नहीं घोला जा सकता है, संतृप्त विलयन कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर हो गई? अब असंतृप्त विलयन मतलब जिसमें हम और भी मात्रा में विलेय घोल सकते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सीधी सी मतलब यही है। अति संतृप्त का मतलब यहां पर हाइपर सैचुरेटेड कर देते हैं। इसका मतलब यह हुआ अधिक ताप पर ठोस विलेय का संतृप्त विलयन बना लेते हैं। अधिक ताप पर ठोस विलेय का संतृप्त विलयन बना लेते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो वह विलयन को अगर हम ठंडा कर दें तो उस ठंडे विलयन को हम कहेंगे अति संतृप्त विलयन। क्योंकि आपको पता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन कम ताप पर तो बना था, जितना घुल सकता था उससे अधिक नहीं घुल पाया था। लेकिन अगर और भी ज्यादा घुलना है तो उसे हमने गर्म किया तो और भी ज्यादा मात्रा में घुल गई। लेकिन लोअर टेम्परेचर पर वो क्या है, अति संतृप्त है, लेकिन हायर टेम्परेचर पर वो संतृप्त है। क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पर नमक की मात्रा, शक्कर की मात्रा अधिक घुल जाती है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, तो उन सब बातों पे फंसने की जगह पे अब एक नई चीजों की तरफ आएंगे। बहुत जरूरी पॉइंट्स है, उसकी तरफ आएंगे। विलयनों की सांद्रता व्यक्त करना। चलो, ये तो सिर्फ लिखा गया है, अब इसको देख लेते हैं। विलायक के निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहते हैं। किसी विलायक में विलयन है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट है। किसी विलयन में विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है, यह प्रदर्शित करने के लिए जिन इकाइयों का उपयोग किया जाता है उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। मतलब विलायक में घुले हुए विलयन की मात्रा को
हम उसकी सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। फिलहाल आगे की चीजें इस सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसको मात्रात्मक वर्णन किया जाता है ये सब बातें कही गई है, यानी कि हम इनको कोई ना कोई एक नाम देते हैं। इनकी तरफ चलेंगे। अब कुछ बातें जो मैं अक्सर करता हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक शब्द आ रहा है आपके लिए, वो है द्रव्यमान प्रतिशत। ये सब बातें आएंगी, पर संकेतों का प्रॉब्लम आएगा कि हमको समझना होगा उन चीजों को जो सिंबल्स हैं। तो चलो मैं सिंबल को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी बातें आपको समझाता हूं, पढ़ाता हूं, फिर उसके बाद हम इस तरफ बैक करेंगे। चलो इसे नोट कर लो अपनी कॉपी में मेरे साथ। चलिए कुछ सिंबल यूज करने वाले हैं और आप सब मेरे कुछ क्लासेस में देख चुके होंगे सिंबल। इन सिंबल की जरूरत पड़ेगी आपको, सो मैं यहां पर बताते जा रहा हूं, आप मेरे साथ नोट करेंगे। चलो देखें, ए को क्या सिंबल, ये किस चीज का सिंबल है? ये सॉल्वेंट का है, यानी कि विलायक। बी सॉल्यूट, नोट करते जाएंगे बेटा, विलेय। सी ए बी सी भी हो सकता है, मतलब ए विलायक है तो बी और सी सॉल्यूट होगा, विलेय होगा। तो छोड़िए उसको। इसी तरह से हम W का यूज करेंगे यहां पे। ये होगा मास या वेट या द्रव्यमान या मात्रा भी बोलते हैं इसको। चलिए चौथी बातें, कैपिटल M का यूज होने वाला है यहां पे। कैपिटल M कहलाता है मॉलिक्यूलर मास, या इसको मोलार मास या अणुभार या आणविक द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है। मैंने जैसे कि आप सबको वादा किया था कि कुछ बच्चे मुझे जब एडमिशन लेते समय पूछते हैं या मेरे स्टाफ को पूछते हैं कि सर हम एडमिशन लेंगे पर प्रॉब्लम ये है कि हमें 11th नहीं आती है, हमें क्या 12th में केमिस्ट्री समझ में आएगा? तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको केमिस्ट्री समझ में आएगा तब जब आप इन बेसिक चीजों को जानेंगे। इसलिए जब भी कभी मैं कोई चैप्टर चालू करता हूं तो उस चैप्टर की बेसिक बातें मैं आपको जरूर बता देता हूं। तो ध्यान रखो, इन बेसिक बातों को बिल्कुल दिमाग में बिठाते जाइए अगर आप बेसिक तौर पे स्टार्ट हो रहे हैं तो। और जिन बच्चों को पता है लिखने की जरूरत नहीं है इसको। स्मॉल n मोल x मोल फ्रैक्शन, आगे जाकर के इन संकेतों का और उपयोग होगा। मोल प्रभाज्य या मोल अंश भी कहते हैं। मोल अंश सुना करें ना, ज्यादा जरूरी है। चलिए ऐसे ही और भी संकेतों का उपयोग किया जाता है, जैसे V वॉल्यूम, आयतन। नोट कर लें जल्दी से। चलिए चलो हो गया ना? ओके। ये जो आप सिंबल यूज कर रहे हो, क्या लिखा है? थोड़ा सा मोल के बारे में बता दीजिए। आप निश्चिंत रहिए, हम सबके बारे में बताएंगे। आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी गुरुजी, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके दर्द क्या है। हम सब कुछ बताएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जब नहीं बताएंगे तब बोलिएगा कि प्रॉब्लम हो गया। कुछ ये सिंबल है, इसको यूज करते हैं कुछ इस तरह से, जैसे WA WB, इसी तरह से NA NB, इसी तरह से MA MB। तो बात यह है कि अगर एक बार समझ में आ गया तो सब कुछ क्लियर है। जैसे हमने कहा WA, तो आपको क्या पता चला? W का मतलब क्या हुआ? मात्रा या द्रव्यमान या मास हो गया। A का मतलब क्या हो गया? विलायक हो गया। तो क्या हुआ?
द्रव्यमान ए का, सीधा सा जवाब हुआ द्रव्यमान ए का। मतलब क्या? डब्ल्यू ए का मतलब हुआ द्रव्यमान है, किसका है? ए का है, तो कह सकते हैं ए का द्रव्यमान। तो ए क्या चीज है भाई? विलायक है, विलायक का द्रव्यमान, यानी कि मास ऑफ क्या? सॉल्वेंट। इसी तरह से यूज होते जाएगा, जैसे ये हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, इसी तरह से हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, इसी तरह से क्या हुआ? एन है, मोल, मोल है, किसका मोल है? सॉल्वेंट का मोल है, तो क्या बोलेंगे? मोल ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि विलायक की मोलों की संख्या। मोल को मोलों की संख्या भी कहते हैं ना, यानी नंबर ऑफ मोल। ऐसे तो सब बता सकते हो। यहां पर एम को क्या बोले थे? अणुभार, तो क्या बोलोगे? विलायक का अणुभार या आणविक द्रव्यमान। कितना आसान है ये संकेत, एक बार समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया। स्मॉल एक्स एस मोल प्रभाज का क्या सिंबल है? बात करेंगे बाद में, अभी उसकी चिंता नहीं करेंगे आप। आपके हर क्वेश्चन का जवाब देना जरूरी नहीं होता है, जबकि जरूरी होता है आपके उन बातों को जिससे आप वो बातें क्लियर होती रहती है। यानी बीच में जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है सर मेरे क्वेश्चन के जवाब नहीं देते हो, तो ये तो बिल्कुल मत सोचा करो। आप ये सोचा करो कि सर वो चीज आपके दिमाग में, आपको बता दे बेटा, जिस टाइम मैं आज की जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक से रिलेट जो भी आपके पास डाउट आएंगे उस डाउट को मैं क्लियर करके रखूंगा ही आपके सामने, आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं उठने दूंगा। अब एक बात है कि सर मैंने ये सोचा था आपने ये नहीं बताया, आप ये मत सोचा करिए। दूसरी बात, जब किसी ट्यूशन सेंटर में जाते हो, किसी स्कूल में जाते हो, तो क्या यहाँ पर 50 स्टूडेंट बैठे रहते हैं, हम अपने अपनी सब प्रॉब्लम पूछते रहते हैं क्या? बोलते रहते हैं क्या? टीचर बोलते हैं कि मेरे को पढ़ाने दो, बाद में मैं आपसे पूछ लूंगा कि क्या प्रॉब्लम आई आपको। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बस वही समझ के चलिए आप। प्रशांत जी आप शांत रहिए, आपकी सारी बातें हम सुन रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। हो गया? आपकी बातों पे हम जवाब देंगे। अभी यहां पर देखिए आप, हो गया? चलें, ये हुआ सिंबल का उपयोग। अब जो पढ़ने वाले हैं उसकी तरफ चलते हैं कि क्या पढ़ना है हमको। चलो यहां पर ध्यान दें। सबसे पहले प्रशांत जी इस बात पे ध्यान दें कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको चैप्टर 1 पढ़ाया गया है, एनसीईआरटी बुक की पूरे क्वेश्चंस को आप उठाइए, लाइन से इसको सॉल्व करते देखिए, एक तरीका है। दूसरा है कि मैंने एनसीईआरटी के काफी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पीडीएफ के फॉर्म में दिया है, वो करिए। अगर आपके दिमाग में यह बैठा हो कि सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हो, हम कैसे करेंगे, तो बेटा या तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कराओ, यहां पे पूरा पूरा सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कराओ, क्योंकि दोनों काम नहीं हो सकता। किसी भी टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि दोनों काम कराएं। एक काम करा सकते हैं, या तो कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं या फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कराने से आप में ताकत आती है एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्यों दिया गया है पीछे? क्योंकि आपको सॉल्व करना है, आप उसे हल करो कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। समझ रहे हैं? और उसके लिए दो चीजों की बात होती है, पहला तो आप खुद ही करोगे, दूसरा आपको वो सॉल्यूशन के लिए कोई सॉल्यूशन बुक जो हम यहां पर से प्रोवाइड करने वाले हैं वो मिलेगा, उसमें से आप करोगे। तो दो तरीके हैं आपके पास सॉल्यूशन को सॉल्व करने का, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यदि आप किसी टीचर से बोलोगे सर दोनों काम करा दो, तो या तो वो कॉन्सेप्ट को छोड़ रहे होंगे या फिर क्वेश्चन को छोड़ रहे होंगे। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। इतने क्वेश्चन जरूर कराऊंगा जिससे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाए या फिर वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बन जाए। प्रशांत जी बोलिए आप क्या बोल रहे हैं, जो मैं बोल रहा था आपको बात समझ में आई? चलिए, शुक्रवार और शनिवार को नहीं आई थी, शुक्रवार को क्लास आई थी।
चलिए अब छोड़िए, वहां की बातों पे नहीं जाएंगे हम। आपके जो है आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल चुका है। लास्ट में मैं बात करूंगा तब आप मुझसे पूछा करिए। अब आज डिस्टर्ब ना करें। आज की क्लास यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं बताइए, आपको हो गया ना? अब चलते हैं कुछ कंसंट्रेशन के लिए सांद्रता को बताने वाली, प्रदर्शित करने वाली इकाइयों की तरफ चलते हैं। सबसे पहला है हमारे पास ये द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? सीधा सा मतलब है यार, मास परसेंटेज का मतलब होता है 100 भाग द्रव्यमान में कितना विलेय घुला हुआ है। यानी 100 ग्राम विलयन में विलेय का द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगा। जैसे मैं यहां पर कहूं कि आप परसेंट कैसे निकालते हो, तो किसी भी चीज का परसेंट निकालने के लिए क्या काम करते हो, उसकी मात्रा इनटू 100 बाई टोटल, ये है परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। तो इसी चीज को यहां पर कैसे करेंगे? किसी विलयन का प्रतिशत द्रव्यमान या प्रतिशत सांद्रण 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की द्रव्यमान में मात्रा होती है। मतलब यदि मैं ये कहूंगा ए कितने परसेंट है, ए का प्रतिशत, कंपोनेंट दो टाइप का हम पढ़ रहे हैं, ए और बी। तो ए कितना है, तो हम बोलेंगे ए का द्रव्यमान गुणा 100 बटा टोटल द्रव्यमान WAB। WAB का मतलब हुआ, WAB का मतलब हुआ कि WA प्लस WB, यानी कि विलयन का कुल द्रव्यमान। तो यहां पर क्या हुआ, विलायक का द्रव्यमान, सॉरी विलायक जिसका भी प्रतिशत निकालना है, ए का प्रतिशत निकालना है तो ए का प्रतिशत इंटू 100 बाई टोटल द्रव्यमान। इसी तरह से बी का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, नोट कर लीजिएगा, WB इंटू 100 बाई टोटल, यानी ओनली W भी लिख सकते हो या WA प्लस B भी लिख सकते हो। आपको जैसे मैंने यहां पर बताया, तो आप इस जगह को आप ऐसा भी लिख सकते हो, WA प्लस WB भी लिख सकते हो, क्योंकि बुक्स में ऐसे ही लिखा रहता है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, B का प्रतिशत, हम यहां पर पूरा वर्ड लिखें, B% ना लिख करके हम यहां पे लिख सकते हो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, ऐसे। तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, इसको हम आपको दोबारा दिखा देते हैं। विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा, WB इंटू 100 बाई WA प्लस WB। मैं और दोबारा लिख के दिखाता हूं, ऐसा लिख सकते हो या इसकी जगह पे आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, सिग्मा W। ठीक है, ये तरीका होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या मतलब है बताओ तो एक बार बोले तो कैसे बोलेंगे, डेफिनेशन कैसे देंगे? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित घटक का द्रव्यमान, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम द्रव्यमान को विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कहेंगे, या विलायक के लिए भी कह सकते हैं। तो घटक बोलते हैं, यहां विलेय और विलायक शब्द ना उपयोग करते हुए घटक या कंपोनेंट यूज करते हैं। आपके पास ये हो गया, नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, थोड़े फास्ट चलेंगे, इतना स्लो नहीं चलेंगे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ आप अपनी। आज बेसिक चीजें हुई है, इस बेसिक के बेस पर बहुत सारी स्पीड बढ़ाना है आपको। चलो, आज घर ही में हो आप सब, पढ़ाई करो। आयतन प्रतिशत, यहां पर वहां पर द्रव्यमान प्रतिशत कर रहे थे, तो यहां पर आयतन प्रतिशत, वहां पर द्रव्यमान में यानी मास में चल रहा था, वेट में चल रहा था, यहां पर वेट में नहीं, आयतन में काम करेंगे, वॉल्यूम में काम करेंगे। तो 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलयन में किसी घटक का आयतन, तो क्या होगा, मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, चलो B का आयतन प्रतिशत, तो क्या होगा, V का आयतन, B का आयतन विलेय का आयतन गुणा 100 बाय टोटल आयतन VA प्लस VB। बाइनरी सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे, बस जिसके लिए कहना है वही कहते जाएंगे। बिल्कुल वही एक छोटी सी बात है, वही है आयतन प्रतिशत
द्रव्यमान प्रतिशत सब एक ही चीज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हो गया, हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। सर आपसे हमने 11th में पढ़ा था तो अब बिल्कुल सही आ रहा है। यस, वही तो कह रहे हैं बेटा जी, प्रियांशु जी, कि जो बच्चे लाइन से पढ़ते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होता है। जो अब इतनी बातें क्यों, भाषण दो भैया, अपने पढ़ाई करेंगे, पढ़ा भाषण में कोई फायदा नहीं है। चलो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है? यहां पर आयतन में 100 ml आयतन में किसी घटक का कितना द्रव्यमान है। मतलब मैं यहां पर कहता हूं बी का क्या बोलेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत इज इक्वल्स टू बी का द्रव्यमान WB इंटू 100 बाई विलियन का कुल आयतन। विलियन की कुल आयतन को आप चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं, VAB। ठीक है, या यूं लिख सकते हैं, VAB की जगह लिख सकते हैं विलियन का आयतन, विलियन का कुल आयतन। यानी कि विलियन के कुल आयतन में जितने ग्राम विलेय घुला हुआ है वो लिखे, इंटू 100 कर दिया। चले, नोट कर सकते हैं जितना जल्दी हो सके। चलो नेक्स्ट, यहां पर बात करते हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी, इन सब की बातें करेंगे। तो ये सब क्या है, चलो करते हैं आज। देखो, सबसे पहली बात यह समझना जरूरी है कि आप मोल के कुछ टर्म्स को जानते हो कि नहीं, तब इन सारी बातों को करेंगे। मोलैरिटी क्या है, मोलरता क्या है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। पहले कुछ बेसिक चीजें जानना जरूरी है। फर्स्ट, ये यहां पे नहीं लिखना है, इसके लिए अलग से मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं। सबसे पहली बात है मोल। मोल, मोल को स्मॉल n से दर्शाएंगे। बस 3 फॉर्मूले को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूला है मोल से संबंधित। N इज इक्वल टू W/M, ये हमेशा यूज होगा, ये हम सॉल्यूशन में यूज करेंगे, हमेशा यूज करेंगे। दूसरा होगा N0/Na। N0 है कणों की संख्या, मैं लिख दूंगा थोड़ी देर में। और तीसरा फॉर्मूला है V/V in लीटर बाई 22.4, 22.4। ठीक है, चलिए, जिनको पता है उनके लिए नहीं लिख रहा हूं भैया, जिनको पता नहीं उनके लिए लिख रहा हूं। ये 3 चीजें हैं। यहां पर N मोल हो गया, WM सबका क्लियर है। N0 ये है कणों की संख्या है, अणु परमाणु जो भी है कणों की संख्या है। ठीक है, और Na का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर, वो है 6.022 इंटू 10⁻23 है। और V जो लिखा हुआ है गैस का आयतन है, गैस का आयतन, द्रव का आयतन नहीं ना, गैस का आयतन। और वो भी एक खास कंडीशन में, STP या NTP अलग अलग बुक में लिखा रहता है, वो ध्यान दीजिएगा। अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है, ये शुरुआत है इस चैप्टर का, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, आपको यहां पर जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो इतनी गहराई में जाना ही पड़ेगा। और आपने जो कहा ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो मैं आपको यही कहूंगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करें। इतनी हिम्मत पैदा करूंगा मैं आपको, इतनी ताकत पैदा करूंगा मैं आपके लिए। और इनसे मैंने आपको जो बोला ना, एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको सॉल्व करना है बेटा, ये मेरा काम नहीं है। हाँ, जो क्वेश्चन आपसे ना बने वो मुझे बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे, तो मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको मैं समझा देता हूं। और उनके पीडीएफ दे दूंगा सॉल्यूशन का, उसको आप सॉल्व करते रहिए, बैठिए। क्योंकि एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठे हमने बहुत कोशिश किया, हमने अपने स्टूडेंट्स से बहुत कोशिश किया कि पूरा कॉन्सेप्ट समझाए। लास्ट में एनसीईआरटी करा रहे हैं, पता चला जितने दिन हमने वो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया उस चैप्टर को, उतने या उससे लंबे टाइम तक वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन खींचता रहा।
क्योंकि हर बच्चा जो नहीं पढ़ेगा वो वही करवाएगा, तो जो पढ़ने वाला बच्चा है उनको सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और कुछ एक बच्चा बोल रहा था कि यूपी बोर्ड का है, अरे दुनिया का किसी भी बोर्ड का हो, सब एनसीईआरटी बेस होता है। एनसीईआरटी बेस का मतलब नहीं होता है कि पीछे जो क्वेश्चन छपा हुआ वही उठा के छाप देंगे, बस ये होता है कि वो प्रैक्टिस करने के लिए होता है। मैथमेटिक्स सिर्फ प्रैक्टिस बुक होती है, लेकिन केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट बुक होती है, फिजिक्स कॉन्सेप्ट बुक होती है, बायोलॉजी कॉन्सेप्चुअल बुक होती है। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं इसलिए, ताकि हम क्वेश्चन बना सकें। तो चलिए, मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए ठीक है, अब एक जो बात बोलने वाला हूं उस पे आप ध्यान देंगे, वो है कि मोल के 3 फॉर्मूले आपने कर लिया। कई ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं हर साल जिनको परमाणु भार, अणु भार नहीं पता। मैं फंस जाता हूं कि उसको समझा पाऊंगा कि नहीं। इसमें भी कुछ बच्चे होंगे, आप में भी कुछ बच्चे होंगे। तो ऐसे बच्चे ध्यान रखो कि आपको कुछ बातें आपको बता दूं सिंपल वे में, आप हमेशा याद रखेंगे। नोट करके लिख देता हूं। फर्स्ट, कि भैया आपको परमाणु भार याद रहने चाहिए कुछ तत्वों का। मैं यहां पर तो पूरे तत्वों के नहीं बताऊंगा, 1 2 3 चीजों के बताऊंगा। परमाणु भार याद रहना चाहिए, एटॉमिक मास याद रहना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, हाइड्रोजन 11, कार्बन 612। तो बेटा ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, वो है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक। जो ऊपर लिखा हुआ है ना, वही है परमाणु भार, एटॉमिक मास। ठीक है, इस तरह से कुछ एलिमेंट्स का लिख देता हूं। ऑक्सीजन का होता है 816, सोडियम 1123, इसी तरह से पोटेशियम 1939, इसी तरह से कैल्शियम 2040, सल्फर 1632, नाइट्रोजन 714। इस तरह से कुछ एलिमेंट्स है जिनको आपको याद रखना होगा। आपके बेस बनाने के लिए कुछ बेसिक बातें आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बस हो गया। मोलरिटी क्या है सर? बढ़ा रहा हूं सर, रुको ना, हड़बड़ी क्या है? चलिए, हो गया। अब इसके बेस पर भैया मोलरिटी उसी को समझ में आएगा जिसको मोल समझ में आएगा, मोल उसी को समझ में आएगा जिनको परमाणु भार, अणु भार का मतलब जानेगा। आप समझ में आई? तो एक लिंक होता है, आपको दर्द ना हो ऐसे पढ़ाना मेरा काम है। चलिए, वेरी गुड न्यूटन सर, थैंक यू। चलिए, ये हो गया। अब सवाल ये होता है, दूसरी बातें वो है मोलार मास यानी कैपिटल एम, जिसको आणविक द्रव्यमान कहते हो। किसका कहते हैं इसको? आणविक द्रव्यमान। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको अणुभार निकालने नहीं आता, आणविक द्रव्यमान निकालने नहीं आता, उनके लिए मैं यहां पर कुछ बातें बताता हूं। आणविक द्रव्यमान कैपिटल एम से दर्शा रहे हो तो आणविक द्रव्यमान इज इक्वल टू सिग्मा ए बोल सकते हैं। बेटा यहां पर ध्यान देंगे, एटॉमिक मास को हम ए से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो समझेंगे आप। यहां पर इसे लिखा है अणुभार बराबर परमाणु भारों का योगफल, सम ऑफ ए। चलो ठीक है, अब चलो मैं एक बार बस फाइनल बताता हूं, क्लियर हो जाएगा। CO2 का अणुभार, CO2 का अणुभार क्या होगा? तो यहां पर बोला मैंने परमाणु भारों का योगफल। परमाणु कार्बन है, मैं इसको मिटा दूं, परमाणु कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक मास A ऑफ C प्लस, अब यहां पर क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन, तो यहां पर होगा A ऑफ O इंटू 2, क्योंकि 2 बार ऑक्सीजन है। तो A है परमाणु भार, कितना है? कार्बन का परमाणु भार कितना बोला था? 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना बोला है? 16। तो ये होगा A ऑफ O 16 गुणा 2 इज इक्वल टू क्या हुआ? 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 यूनिट। तो क्या हुआ? अणुभार ऐसे ही निकाला जाता है, आप ये समझेंगे। तो किन किन एलिमेंट्स का अणुभार की जरूरत आपको पड़ने वाली है,
मैं यहां पर जस्ट लिखने वाला हूं। आज की क्लास जिनका हो गया क्लियर, वो आगे की ये पूरा चैप्टर आपके लिए क्लियर है। आज का जिनका चैप्टर क्लियर नहीं, जिनका टॉपिक क्लियर नहीं है, जिनकी बातें क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इस चैप्टर में आप कुछ नहीं कर सकते आगे जाके। इसलिए मैं किसी भी बंदे को प्रॉब्लम ना हो ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, जिनको बच्चों को इतना आता है बहुत अच्छी बात है। चलो हो गया। चलो मैं आप सबसे पूछने वाला हूं अब, इनका आप मॉलिक्यूलर मास बताएंगे, मोलार मास बताएंगे जल्दी से। चलो मैं पूछ रहा हूं यूरिया, मैं पूछ रहा हूं ग्लूकोज, सुक्रोज, ऑक्सैलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ऑक्सैलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो यहां पर ये हो गया। इसी तरह से मैंने बोला एसिटिक एसिड, एथिलीन ग्लाइकॉल, इन सब का अणुभार आप मुझे बताओ। सवाल कहां पे आके अटक गई? सवाल अटक गया है कि सर यहां पे इनका फॉर्मूला नहीं पता। जैसे परमवीर गुप्ता ने लिखा है 14 + 3 17, किस चीज का है भाई? ये तो अमोनिया का है, यूरिया का नहीं है। तो सबसे पहली बात है अटक जाता है दिमाग कहां पे? उनके फॉर्मूले पर। तो ये सब शब्द जो है ना इस चैप्टर का अहम भाग है, इसलिए इनके फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आप अणुभार निकाल लीजिए। चलिए जी, वेरी गुड उज्ज्वल पटेल। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ग्लूकोज C6H12O6, सुक्रोज C12H22O11। अब सबका निकल जाएगा बेटा। ऑक्सैलिक एसिड COOH COOH.2H2O, ये पूरा फुल इसका ऑक्सैलिक एसिड के लिए इतने पानी के साथ इनका अणुभार निकालना होगा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसीटोन, एसिटिक एसिड CH3COOH, एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH CH2OH, एसीटोन CH3COCH3, ग्लिसरॉल फॉर्मूला CH3, यहां पर नहीं लिखूंगा, यहां पे लिख देता हूं। ग्लिसरॉल CH2OH CHOH CH2OH। इस तरह से ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला हुआ। तो समझेंगे मेरी बातें, ये सब जो है आपके पास रखा हुआ है फॉर्मूला। तो मतलब ये है कि इनके जो जनरल नेम है इस कंपाउंड का वो आपको नाम पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए इस चैप्टर में। और मुझे लगता है कि सबको अणुभार निकालने आता है। तो बता सकते हो क्या सबको अणुभार निकालने आएगा? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने आएगा, हाँ कि ना? जल्दी बताइए जी। उज्ज्वल पटेल ने कहा है सुक्रोज का 342.3 ग्राम पर मोल। ओके। प्रशांत चौधरी ने कहा यूरिया का 60 आया। अंकुल पटेल ने कहा है क्या? हाँ 60, वेरी गुड। ऑक्सैलिक एसिड 126, वेरी गुड। और सिम्मी वर्षा यूरिया का 60, वेरी गुड। तो इस चैप्टर में जाने के लिए ये बेसिक चीजें भी आपको जरूरी है। तो ये सारी बेसिक चीजें कोई बड़ी चीजें नहीं है। हम बेटा आपको बताना चाहेंगे कि कल की क्लास में आप क्या पढ़ोगे। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में बेटा क्या है आपको पढ़ने के लिए? प्रॉब्लम, तुल्यांकी भार जिसको इक्विवेलेंट मास कहते हैं वो क्या है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मोल फ्रैक्शन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आज की क्लास काफी लंबी हो चुकी है। इतनी बातें कहेंगे कि आज की क्लास आपको पसंद आई तो बिल्कुल नीचे लाइक बटन है उसको दबा दीजिएगा। जो भी कमेंट करना है नीचे कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें भी आप कमेंट कर सकते हो। क्या आज की क्लास आप सबको समझ में आया? यस नो में जवाब दीजिएगा जल्दी से। नो वाले बच्चे
कभी नहीं सीख पाएंगे क्योंकि इतना इजी वे में मैंने आपको बताया है। तो जल्दी बताइए कौन कौन बच्चा कह रहा है जिसको समझ में आया। यस लिखो। दीपक कुमार, ड्रीम ऑफ आईआईटी जी, तेज प्रकाश, रजनीश कुमार। तो आप सबका नाम मैं आपको एक बार ले देता हूं ताकि आपको भी खुशी हो, मुझे भी खुशी हो। और प्रियांशु फिजिक्स ने कहा है कि सर 11th में मैंने सीखा है, वेरी गुड। विक्की ठाकुर, हाँ जी 11th में मेरी क्लास से सीखे हैं, वेरी गुड, थैंक यू। दीपक, पुष्पांजलि, सिम्मी, नितेश, प्रतिभा, कुलदीप, क्या लिखा है, जेबर हसन, मजा आ गया। अंशु, बेटा ये मजा तब ज्यादा आएगा जब आप इन चीजों को याद रखेंगे और आगे की चीजों को समझेंगे। और कल की क्लास में न्यूमेरिकल भी होने वाला है, आप समझ रहे हैं ना, न्यूमेरिकल भी होने वाला है। विक्की ठाकुर, रविंद्र, संदीप, रोहित, गौरव, आकाश, संदीप, ओके। तो आप सबको आज की क्लास मुबारक हो, आपने सीखा और यहीं से आपका इस चैप्टर का रास्ता बनता है। और ये जिन बच्चों ने इस चैप्टर को आज नहीं किया हो उनके लिए रास्ते नहीं बनते। और एक बारी बात बता दूं, किसी तरह की कोई भी शिकायत हो तो बिल्कुल प्लीज मैं आपको ये कहूंगा, शिकायतें आप हमारे नंबर पे कॉल करके करें, ठीक है, ताकि हम उस पे कुछ ना कुछ एक्शन ले सके। और आप कमेंट बॉक्स में या चैटिंग में किसी तरह की कोई शिकायत ना करें, क्योंकि पढ़ाई जो है आपके और मेरे बीच का एक रिलेशनशिप है, एक संबंध है, एक ऐसी प्रक्रिया है कि शिक्षक स्टूडेंट का और स्टूडेंट शिक्षक का सम्मान करता है। मैं अगर कहीं डांटूं भी तो वो आपके लिए अच्छा हो, इस तरह से मैं डांटता हूं ताकि आपके लिए किसी तरह का कोई लॉस ना हो। तो चलें आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल। एक हाँ जी, परमवीर कह रहे हैं कि एनसीईआरटी नहीं बन रही है। जब नहीं बनने लगता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक पे जाकर के एक बार स्टडी करें, कॉन्सेप्ट में आपसे बन जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनके और भी क्वेश्चन जो सॉल्यूशन दिया हूं आपको एनसीईआरटी का, उस सॉल्यूशन को पढ़ें, स्टडी करें और उनके साथ आप बनाने की कोशिश करें। बीच बीच में पढ़ना नहीं, स्किप नहीं करना वीडियोस। यदि अपलोड वीडियोस को आप देखते हो तो थोड़ा ध्यान रखें, आपका नोट्स ऐसे बनाओ जो मैंने पढ़ा रहा हूं उसके साथ, तो बहुत अच्छा नोट्स बनेगा। जिसका बेस्ट नोट्स होगा, जब मैं कभी कोई कॉन्टेस्ट कराऊंगा, जिसका बेस्ट नोट्स होगा उनके पीछे मैं छोटी सी इनाम तो जरूर आपको देने वाला हूं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।